देखो, हम लोग चैप्टर 4 यानी विद्युत धारा, जो फिजिक्स का यह एक पार्ट है, विद्युत धारा। सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में समझे कि ये होता क्या है। कि विद्युत धारा जो होता है, जो आप वायर देखते हैं, तार देखते हैं, उसमें करंट यानी आवेश, अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसको हम कहेंगे विद्युत धारा। या दूसरे शब्दों में हम विद्युत धारा का डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ में, चालक पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें लाइन आता है, तो किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब कोई चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसको क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा यानी किसी चालक से, देखिए एक आता है यहाँ पर क्या, चालक, ध्यान देंगे तो चालक जहां पर आपको मिले वहां पर यह समझ जाना है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें लाइन आता हो, यानी जिसमें धारा का प्रवाह होता हो। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को क्या चालक बोलोगे? प्लास्टिक में धारा नहीं आता है तो वो कुचालक है या अचालक हो गया। लेकिन चालक का मतलब वो हो गया कि जिसमें लाइन आता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, वह चालक है। तो कोई चालक पदार्थ जो है, जैसे तार हो गया, ये चालक पदार्थ हो गया। तो कोई चालक पदार्थ से आवेश, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं करेंट। सब लोग करंट से वाकिफ होगा, कहते हैं करंट मार दिया, लाइन मार दिया, है ना। तो उसमें आवेश के प्रवाह के सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अरे बस समझ में एक चीज छूट गया था हम लोग का इसमें, हम लोग ये लिख सकते विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक वह एम्पियर होता है। याद रखिएगा, एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है चेला? एम्पियर होता है। अरे बस समझ में, देखिए विद्युत धारा समझ में आ गया। या दूसरा हम शब्दों में कह सकते हैं विद्युत धारा का डिफिनेशन, किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो क्या होता है कि जैसे किसी में लाइन आ रहा है, जैसे कोई चालक पदार्थ है जिसमें करंट आ रहा है, तो करंट किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन का वजह से। इलेक्ट्रॉन, जानते हो इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होता है ना, तारे में इलेक्ट्रॉन नहीं उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन हर जगह उत्पन्न होती है। ठीक है, जब हम दो हाथ को ऐसे ऐसे घर्षण करेंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ऐसे करोगे, गर्म महसूस होगा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है ना। वही इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अब आया आवेश। ऊपर आवेश हम पढ़े थे कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या है भाई? आखिर के हमने अभी पढ़ा कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या होता है? पता है आवेश जो है ना, जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, कोई पदार्थ है उसका सामान्य जो व्यवहार है ना, उस सामान्य व्यवहार को छोड़कर, यानी जो सामान्य गुण है, सामान्य गुण को छोड़कर और कोई और गुण अपनाने लगे, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। फिर से एक बार समझना इस पॉइंट को, भी समझाते हैं हम। कहता है कि कोई भी पदार्थ जो उसका सामान्य जो व्यवहार है ना, जो गुण है ना, उस गुण को छोड़कर, यानी उस गुण को छोड़कर अन्य गुण को अपनाने लगे, जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, इस पदार्थ के गुण को क्या कहते हैं? आवेश। जैसे देख लो, ध्यान देना, अभी हम लोग का हाथ क्या लग रहा है? एकदम नॉर्मल, हम लोग का शरीर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। जब हम इसको रगड़ना चालू करते हैं, ऐसे ऐसे खूब रगड़ेंगे, गर्म होने लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। तो समान गुण से अलग गुण अलग हटा कि नहीं हटा? गर्म हुआ तो अलग हट रहा है। तो जो सामान्य गुण है, उस गुण से ही अलग हट रहा है, जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र, अब हाथ को रगड़ने से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अरे बात समझ में? जैसे देख लो, जैसे इमारकर को ऐसे ऐसे बाल में रगड़ेंगे, कोई कागज को सटाएंगे तो कागज का टुकड़ा को ये खींच लेगा,
क्यों खींचता है? क्योंकि ऐसे ऐसे रगड़ने से स्थिर वैद्युत बल इसमें उत्पन्न होता है और वैद्युत बल के कारण इसको क्या करता है? खींच लेता है ना? उसी को क्या कहते हैं हम? आवेश। इस मार्कर पर क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। हाथ को रगड़े, हाथ को रगड़ने से गर्म महसूस होने लगा तो हम कहेंगे कि हाथ में क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश उत्पन्न हो रहा है। और यही बहुत ज्यादा आवेश उत्पन्न हो जाएगा ना, ऐसे रगड़ते रगड़ते इतना ज्यादा आवेश उत्पन्न अगर हो जाए तो किसी को हाथ सटा दो, लाइन मार देगा। अरे बात समझिए, लेकिन इस समूह नहीं कि हाथ को रगड़ने से लाइन मार देगा, उतना इलेक्ट्रॉन इसमें उत्पन्न ही नहीं होगा। अरे बस पेड़, कभी कभी आप देखे होंगे किस या सुनते होंगे कि सबसे ज्यादा ठनका जो है ना किस पर गिरता है? पेड़ पर गिरता है। ठीक है, वो भी तार का पेड़ पर गिरता है। तार का पेड़ क्यों होता है? लंबा होता है। जब वो ऊपर से बिजली आती है तो सबसे पहले तार का पेड़ बुलाता है कि पहले हम ना हो के, पहले आओ हमरा भी, है ना? या वो पेड़ पर गिरने का रीजन होता है कि पेड़ में हमेशा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि पेड़ का पत्ता और टहनी जो है हिलते रहता है, एक दूसरे से टकराते रहता है, और कोई भी चीज एक दूसरे से टकराएगा तो क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रॉन। जब पेड़ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है और ऊपर से बिजली आ रही है तो पेड़ तो इलेक्ट्रॉन का भंडार ना हो गया जी। तो क्या कहेगा? बिजली अपना जात भाई का ना खोजता है, तो बिजली किसको खोज रहा है? उठन का, जात भाई को। तो उस जात भाई को खोज रहा है तो कहाँ गिरेगा? पेड़ पर गिरेगा। अरे बात समझ में? अब पेड़ के बगल में अगर ट्रांसफार्मर है और उसमें करंट पूरा आयल है तो ट्रांसफार्मर पर गिरेगा, क्योंकि वो पावर हाउस है इलेक्ट्रॉन का, है ना? ये चीज होता है। समझ में आ गया आवेश? अब आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश भी दो तरह के उत्पन्न होता है, एक धन आवेश उत्पन्न होगा और एक ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, धन आवेश किसको कहते हैं और ऋण आवेश किसको कहते हैं, समझ लेना। सबसे पहले एक नोट पॉइंट है कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्थानांतरित होता है। यानी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा। तो दिक्कत, यानी इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या होगा? आवेश। उसी को अब आगे देखो, धन आवेश। तो धन आवेश में क्या होता है? बस मिटाते हैं। लिखिए, धन आवेश क्या है? ध्यान देना। धन आवेश जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मान लेते हैं लो ये दो पदार्थ हैं, इसको दोनों को हम रगड़े, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिससे निकलेगा उस पर धन आवेश चढ़ेगा, जिस पर, और इस पर इसके पास है खूब तब ना दे रहा है, तो कर्जा में है नहीं, लेकिन ये ले रहा है तो कोई चीज में है। तू रुपया किसी से लेगा तो कोई चीज में होगा? कर्जा में होगा। तो जो दे रहा है वो धन आवेश, जो ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उस पर कौन सा आवेश चढ़ेगा? धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी ले रहा है, उस पर कौन सा आवेश चढ़ेगा? समझ में आ गया? ये चीज होता है। आवेश के दो प्रमुख गुण होता है, क्या क्या ध्यान देना है। जब दोनों रहेगा प्लस प्लस ना, तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण समझते हो? है? दो चीज होता है, एक होता है प्रतिकर्षण और एक होता है आकर्षण। एक होता है प्रतिकर्षण और एक होता है आकर्षण।
क्योंकि प्रतिकर्षण जो होता है ना, अगर दो आवेश प्लस प्लस रहेगा या दोनों आवेश माइनस माइनस रहेगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षण होगा यानी हटेगा। आकर्षण मतलब सटना और प्रतिकर्षण मतलब हटना। आकर्षण मतलब सटना और प्रतिकर्षण मतलब हटना होता है। यानी आकर्षण एक दूसरे से को खिंचाव करता है और प्रतिकर्षण एक दूसरे को अलगाव करता है। यानी प्रतिकर्षण प्लस प्लस हटेगा, माइनस माइनस हटेगा, लेकिन खींचेगा कौन? एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और माइनस, वो रहेगा खिंचाव होगा, एक दूसरे में आकर्षण होगा। आ रहा है वो समझ में ना? अब देखो, यानी आवेश के दो प्रमुख सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक जैसा, एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण यानी हटाता है। विजातीय आवेश, विजाति मतलब अलग अलग जाति का, एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी प्लस माइनस आकर्षण होगा, लेकिन माइनस माइनस या प्लस प्लस क्या होगा? प्रतिकर्षण। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? एक ये VBI पॉइंट है कूलॉम के नियम, ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। देखिए कूलॉम के नियम में जो होता है, हम दो आवेश ले लेते हैं। कितने आवेश ले लेते हैं? दो। एक आवेश, फिगर बना लेना, अगर जगह होगा ना ऊपर, एक फिगर बना लेना, ज्यादा नहीं है। ए और बी, इस पर है Q1 आवेश, इस पर है Q2 आवेश। ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? R है। R बीच की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये दोनों क्या है? आवेश है। दोनों क्या है? आवेश है। अरे बात समझ में? तो जो दोनों आवेश है, तो कूलॉम के नियम में क्या होता है? कूलॉम के दो नियम होता है। क्या नियम होता है? दो। कूलॉम वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने दो आवेशों के बीच में एक नियम दिया था, जिसको कहते हैं हम कूलॉम के नियम कहते हैं। वही कहता है कि दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे क्या कहते हैं? कूलॉम के नियम में क्या था? पहला नियम कि इसमें लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। यानी ये जो दोनों आवेश है ना, ये दोनों आवेश पर जो बल लगेगा, ये बल, पहला नियम, जो बल लगेगा दोनों आवेश के गुणनफल यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के सीधा समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हो गया। पहला नियम समझ में आया? यानी इन दोनों आवेश पर जो बल लगेगा ना, ये दोनों आवेश पर जो बल लगेगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो बल लगा दोनों आवेश Q1 और Q2, Q1 आवेश को कहते हैं, Q1 मतलब पहला आवेश और Q2 मतलब दूसरा आवेश, और दोनों आवेश पर जो बल लगा इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। बोले कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अरे आ रहा है समझ में? दूसरा नियम क्या है कि ये दोनों पर जो जो बल लगा ना, ये दोनों पर जो बल लगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल, ये दोनों बल लगा, ये दोनों आवेशों के, देखिए कहाँ है? हाँ, इसमें लगने वाले बल, जो बल लगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी क्या है? यहाँ R है, तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/R²। कोई दिक्कत है? F बराबर नहीं, F प्रोपोर्शनल, F समानुपाती 1/R²। कोई दिक्कत? अब यही जब हम आगे क्लास में पढ़ते हैं, इंटर में जब जाएंगे, तो ये दोनों को समीकरण मान लिया जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ऐसे एक इक्वेशन निकलता है। क्या निकलता है? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 R², जहां ऐसे लिखाएगा F बराबर, इसको के, इसको प्रोपोर्शनल को के मान लिया जाएगा, Q1 Q2 R², जहां लिखाएगा कि के एक क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। लेकिन इतना नहीं, हम लोग खाली फिगरवा बना लो, बाकी वो लिख लो। कूलॉम के नियम 2 नंबर में आएगा, बस इतना ही लिखना है, ठीक ना? कोई दिक्कत है? चलो देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ कुछ पॉइंट जाने थे विद्युत धारा के बारे में, है ना? तो अब विद्युत धारा पढ़े थे, फिर उसके बाद कूलॉम का
नियम पढ़े थे। तो विद्युत धारा में सिर्फ हम लोग विद्युत धारा के बारे में जाना था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा से जो भी फैक्ट्स निकलते हैं वो सब हम कल नहीं पढ़े थे, तो आज का हम क्लास में वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले है कि आवेश जो होता है, तो आवेश उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय है, यानी किसी चीज में जो, देखिए विद्युत धारा किसको कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है ये बात आती है कि आवेश को उत्पन्न करने का क्या उपाय है। तो आवेश उत्पन्न करने का उपाय क्या है, घर्षण। जब आप घर्षण करोगे दो चीज में तो आवेश उत्पन्न होगा, है ना। जैसे हाथ को रगड़ो, आवेश उत्पन्न होता है, गर्म हो जाता है। दो साइड से लकड़ी लेकर बीच में एक लकड़ी का दोनों तरफ से चाप के ऐसे से करो, तो जब घर्षण होगा तो लकड़ी जो है ना वो जल जाएगा, है ना। तो इस तरह से या रगड़न, कभी कभी आप देखते हो कि जब रस्सी होता है तो कुआं से पानी खींचने वाला जो रस्सी है, तो वो रस्सी क्या हो जाता है, खिया जाता है। चाहे उस रस्सी से कुआं का जो दीवार होता है, उस दीवार पर रगड़न से क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो उस वो सब किससे संभव होता है, घर्षण से संभव होता है। तो आवेश उत्पन्न करने का एकमात्र उपाय क्या है, घर्षण है। क्या है, घर्षण, ठीक है। आप देखते हो पत्थर से पत्थर को टकराओगे चिंगारी निकलेगा, आवेश निकलता है ना, वो क्या होता है, घर्षण होता है। लोहा से लोहा को टकराओ, क्या निकलता है, चिंगारी निकलता है। किससे संभव हो रहा है, ये सब घर्षण से संभव हो रहा है ना। तो आप समझ गए, आवेश उत्पन्न करने का एकमात्र उपाय क्या है, घर्षण है। अगला, आवेश मुक्त कितने प्रकार के, दो प्रकार के हमने पढ़ाया, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के दो मौलिक गुण क्या है, तो आवेश का मौलिक गुण है कि सजातीय आवेश हटता है। जब एक जैसा आवेश मिलेगा प्लस प्लस तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब विजातीय आवेश मिलेगा यानी प्लस और माइनस तो क्या होगा, सटेगा, आकर्षण होगा। बोलो कोई दिक्कत, प्रतिकर्षण मतलब हटना और आकर्षण मतलब सटना, ये पता है ना। चलिए आगे देखेंगे। अब आता है बात, देखिए अब थोड़ा सा हम फिर से एक बार विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और उसका जितना पॉइंट है, नोट्स पॉइंट, वो हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। विद्युत धारा से मात्र एक ही क्वेश्चन आएगा, विद्युत धारा क्या है ये। अगर अब विद्युत धारा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो 5-6 क्वेश्चन है जो विद्युत धारा से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले विद्युत धारा, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी चालक से आवेश, आवेश मतलब क्यू, आवेश प्रवाह की दर समय को कहते हैं, किसको कहते हैं, समय को। तो किसी चालक से आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। कोई भी चालक पदार्थ है उसमें जब आवेश फ्लो हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। नोट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए एक पॉइंट ये अगर पूछ सकता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है उसी के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह होता है। कोई दिक्कत है तो हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का डिफिनेशन सबको याद हो गया होगा। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आ रहा बात समझ में। इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, सी यानी कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान देना है कि इसे प्राय आई से सूचित किया जाता है, किसे, विद्युत धारा को। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, आई से। यदि टी समय में, कोई समय टी है और टी समय में किसी चालक से क्यू आवेश प्रवाहित हो तो, ध्यान दो ये चालक तार है, ठीक है। टी समय में जब इसमें क्यू आवेश प्रवाहित होगा तो कोई तो समय में प्रवाहित होगा। समय हमें पता नहीं कि 10 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है कि 5 सेकंड में कि 2 सेकंड में कि 1 सेकंड में कि कितना सेकंड में, लेकिन ये पता है कि जब आवेश प्रवाह होगा इस चालक तार में तो कोई समय में प्रवाहित होगा, यानी टी समय में प्रवाहित होगा। तब विद्युत धारा इसमें कितना होगा, ध्यान देना। ये चालक तार है, इसमें
क्यू आवेश, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं? क्यू से, याद रखना, इससे पहले भी क्लास में बताया है, आवेश को किससे सूचित किया जाता है? क्यू से। तो जब इस चालक तार में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, तो कोई समय में तो प्रवाहित हो रहा होगा ना, टी समय में, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाह होगा? तो विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटा टी, फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटा, आई बराबर क्यू बटा टी। अगर क्यू बराबर निकालना चाहे तो टी भागा में इधर जाएगा तो क्यू बराबर आई टी बोल सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आया ये चीज? चलो आगे देखो। आगे है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, हम जो मापते हैं विद्युत धारा को, वो किस में मापते हैं? एम्पियर में। याद रखिएगा, एकदम एमवीवीआई क्वेश्चन है ये सब, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आता ही आता है ये सब। ऑब्जेक्टिव में तो ये सब मार कर देता है जी, विद्युत धारा कैसा है मात्रक, विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक, है ना, तरंगदैर्घ्य कैसा है मात्रक, ये सब पूछता है। तरंगदैर्घ्य कैसा है मात्रक? एंगस्ट्रॉम, याद है ना। तो विद्युत धारा कैसा है मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को हम एमीटर की सहायता से मापते हैं। किससे मापते हैं? एमीटर। याद रखिएगा, विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा को किसकी सहायता से मापा जाता है? एमीटर। विद्युत धारा को एमीटर, अब विभवांतर को वोल्ट मीटर, ये भी पढ़ाएंगे आगे हम, विभवांतर को वोल्ट मीटर से, अब विद्युत धारा को एमीटर से। विद्युत धारा अदिश राशि है, याद रखिए, विद्युत धारा अदिश राशि है। समझ में आया? विद्युत धारा से पॉइंट एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नहीं ज्यादा इसमें। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा, किसके कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण से। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये भी आपसे पूछ सकता है। विद्युत धारा का समीकरण लिखिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। एक ही चीज है चालक, तो सिंपल सा लैंग्वेज में चालक, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा में लाइन आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लोहा चालक पदार्थ। जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक या कुचालक। जैसे लकड़ी, लकड़ी में लाइन आता है, रबर में, प्लास्टिक में लाइन नहीं आता है, ये सब अचालक है। एक होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। तो अर्धचालक जो होता है यह ऐसा पदार्थ है बीच बिचवा में है, चालक और अचालक के बीच में लाइन आता है लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं आता है, बीच बीच में, न चालके है और न अचालके है, कुचालके है, ये बीच वाला है। जैसे ट्रांसजेंडर होता है, एक होता है आदमी और एक होता है औरत, एक बीच वाला होता है जिसको हम लोग कहते हैं किन्नर, है ना। ये आदमी की बात की जाए, ये छक्का कह रहा था है ना? उसको कहते हैं किन्नर, है ना। ये बीच वाला, ये मनुष्य की अगर प्रजाति की बात की जाए तो ये बीच वाले हैं। तो जब ये पदार्थ में जब आएगा तो एक चालक और अचालक के बीच वाला जो कड़ी है उसी को कहते हैं अर्धचालक। एक होता है अतिचालक। अतिचालक मतलब क्या होता है कि वैसा पदार्थ है जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा प्रवाहित होता है, एकदम धारा खूब जा रहा है, चालक से बहुत तेज धारा। अति चालक मतलब बहुत ज्यादा यह तीव्र चालक है, यानी चालक से ही मजबूत है अति चालक, है ना। जैसे कौन होता है? पारा। फिर से एक बार हम लोग डिफिनेशन के अवयव देख लेते हैं। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं? चालक या सुचालक। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, ये सब क्या है? चालक है। नहीं, सब में लाइन आता है, मनुष्य के शरीर में भी लाइन आता है, ठीक ना। आगे कुचालक, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होता है तो उसे अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे कांच, कांच में लाइन आता है, मोम, लाह, चमड़ा, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, रुई, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ है। अरे समझ में? आगे अर्धचालक,
वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच का हो, अभी बताया ना, चालक और अचालक के बीच का हो, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख देगा कि निम्नलिखित में से जर्मेनियम क्या है, चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक, ऑप्शन ऐसे दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना वो क्या है, अर्धचालक, और पारा जो होता है वो क्या होता है, अति चालक। अचालक आप पहचान लोगे बढ़िया से, लाइन आ रहा है चालक, नहीं आ रहा अचालक, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन मिल जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये याद रखना है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। लेकिन पारा क्या है, अतिचालक। पारा एक धातु भी है जो कमरे के ताप पर कौन सा अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। याद रखिएगा, पारा किसमें पाया जाता है, पारा को किसमें यूज होता है, थर्मामीटर में। पता है जरा न पढ़े के मन करेगा ना, जो पढ़े में बकलोल टाइप का होगा ओकरा नींद आएगा। अब केकरा नींद आ रहा है वो समझ गया होगा, नाम धरे की आवश्यकता न, झुक रहा। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टॉपिक है, विभव और विभवांतर। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विभव और विभवांतर में अंतर ही नहीं उन्हें पता चलता है कि आखिर के विभव क्या है और विभवांतर क्या है। बहुत लोग समझ जाते हैं कि एक ही है, ठीक है, लेकिन एक ही नहीं है, कुछ थोड़ा सा इसमें फर्क दिखता है आपको। देखिए सबसे पहले विभव की अगर बात की जाए, ठीक है, तो हम समझेंगे कि विभव क्या है। मान लेते हैं सपोज दैट कि आपका घर जो है, आपका जो घर है, आप अपने पर ले लेना, आपका जो घर है, आपके घर का नाम है विद्युतीय क्षेत्र। क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, जहां तक विद्युत का प्रभाव है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युतीय। जैसे ये जो घर आपको दिख रहा है ना, अगर इस पूरे घर में विद्युत का प्रवाह है यानी लाइन करंट है, तो हम इस घर को कहेंगे कि यह विद्युतीय क्षेत्र है। तो मान लेते हैं सपोज दैट आपका घर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। अरे बात समझ में, आपका नाम है विद्युत, क्या नाम है, आपका घर है विद्युतीय क्षेत्र, आपका नाम है विद्युत। आपकी मम्मी 1 किलो चीनी लाने के लिए बोली, तो चीनी का नाम रख दो आवेश, क्या रख दो, आवेश। 1 किलो चीनी तो इकाई आवेश, चीनी रख दो आवेश, 1 किलो चीनी तो इकाई आवेश। आ रहा बात समझ में, आपका नाम क्या हो गया, विद्युत, आपके घर का नाम क्या हो गया, विद्युतीय क्षेत्र। मम्मी बोली चीनी लाने के लिए, चीनी का नाम क्या रखे, आवेश। आ रहा बात समझ में, 1 किलो तो इकाई आवेश। अब आप लाओगे चीनी कहाँ से, बाजार से। कहाँ से लाओगे, बाजार से, तो बाजार का नाम रख दो अनंत। क्या नाम रख दो, बाजार का नाम रखेंगे हम अनंत। तब हम डिफिनेशन इससे निकाल सकते हैं कि इकाई धन आवेश को, यानी 1 किलो चीनी को, इकाई धन आवेश को अनंत से, यानी कहां से, बाजार से, 1 किलो चीनी को बाजार से यानी अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, यानी आप अपने घर के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। नहीं समझ में आया, यानी इकाई धन आवेश को, ऐसे नहीं बोल देना डिफिनेशन, हम समझाने के लिए इतना बोल दिए हैं, ये नहीं डिफिनेशन लिख दे, 1 किलो चीनी को बाजार से घर लाने में किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं, है ना। हम समझाने के लिए बोले कि इकाई धन आवेश को कहां से, बाजार से यानी अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यानी घर के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। नहीं समझ में आया, विद्युत विभव यानी इकाई धन आवेश को, बोलना, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। बोले कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो आगे, अब आता है बात कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या निकलेगा भाई।
तो बताइए विद्युत विभव में क्या कार्य हो रहा है? कार्य हो रहा है किसको लाया जा रहा है? आवेश को। तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश। फार्मूला होता है विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य बटा आवेश। अब आया बात किसका एसआई मात्रक हम निकाले, विभव का क्या निकलेगा? तो विभव का एसआई मात्रक बराबर कार्य का एसआई मात्रक और बटा आवेश का एसआई। एकदम हर पॉइंट याद करते जाइएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विभव का एसआई मात्रक कैसे निकलेगा? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक जूल। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। एक ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। यानी जूल बटा कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। आ रहा बात समझ में? तो विभव का एसआई मात्रक क्या हो गया? 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक और विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? यह कौन सी राशि है? 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला, इतना ही से। अरे 4 निकला ना। चलो आगे देखते हैं। अब यही आता है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? तो जो अनंत से हम कोई चीज को ला रहे थे ना, ध्यान देना, अनंत से हम आवेश को ला रहे थे ना। किसको ला रहे थे? इकाई धन आवेश को। इकाई धन। तो अबर हम आवेश को तो लाएंगे, लेकिन 1 कूलम आवेश लाएंगे। कितना कूलम? तो 1 कूलम आवेश को कहां से लाएंगे? अनंत से। एकदम सेम है, एक खाली लग जाएगा। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी अनंत से 1 कूलम आवेश को अगर लाइएगा, किसी बिंदु तक लाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल कार्य हो रहा है। कितना जूल? 1 जूल। तो हम कह सकते हैं उस बिंदु का विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। और यही डिफिनेशन है, खाली एक एक लगा देना है। इसमें देखो इकाई धन आवेश आ रहा था, तो वहां पर लाएंगे 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो। कितना जूल? 1 जूल। तो उस बिंदु का विभव कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। नहीं समझ में आया? एकदम सेम, ऊपर का ही नीचे है डिफिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो। अब है विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव खत्म, थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह का अभाव रहता नहीं तो इसको घर उर बना के बताते है ना। इसको समझ में आ गया ना जी? चलो देखो, अब आते हैं हम लोग विभवांतर से आप क्या समझते हैं। देखिए विभवांतर और विभव में कुछ थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए हम उस समय इस घड़वा को क्या मानने थे? विद्युतीय क्षेत्र। क्या माने थे? विद्युतीय क्षेत्र। इसको हम माने थे विद्युतीय क्षेत्र। मम्मी बाजार से लाने के लिए बोली थी ना चीनी। चीनी को हम मान लिए थे आवेश। 1 किलो बोली तो हम इकाई धन आवेश माने। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। आ रहा बात समझ में? लेकिन विभवांतर में क्या होता है, कभी कभी आपको मम्मी कहती है कि बेटा ये सामानवा यहाँ रख दो। कोई सामान यहाँ रख दो यानी घर में रख दो कि तू बाहर रख के चल आता है कि रोड पर रख देंगे, है ना। मम्मी कही कि ये सामान यहाँ पर है, जाके वहां रख दो, तो क्या रोड पर रख दोगे? घरे में एक जगह से दूसरा जगह रखोगे। तो ये वही चीज है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र में कहीं अनंत से नहीं लाना है अबरी। अबरी सामान एक जगह से दूसरे जगह खाली कर देना है। ये विभवांतर होता है। तो देखिए
विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। नहीं समझ में आया? यानी विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। विभव में सिर्फ क्या था? वो अनंत से लाया जा रहा था, लेकिन हो रहा था कार्य। आई है कि घरवे में विद्युतीय क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। समझ में आया? दोनों एक ही जैसा है ना जी। अब देखो, यह अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी कौन सा राशि था? अदिश ही था। विभवांतर का ऐसा विभवांतर बराबर होता है जूल बटा, उसमें भी यही था, जूल बटा कूलॉम ही था, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। यानी इसका भी ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट ही होता है। विभवांतर और विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी क्या है? अदिश राशि। अंतर इतना है, उसमें अनंत से इकाई धन आवेश को लाया जा रहा था, और इसमें विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश को लाया जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया दोनों चीजें? चलिए आगे देखो। अब 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट वहां भी था, यहाँ भी था। तो 1 वोल्ट वहां था विद्युत विभव के टर्म में, और यहाँ है विभवांतर के टर्म में। तो इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, वही डिफिनेशन के नीचे लिख देता है जी। देखो, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, खाली चेंज हो जाता है, कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तो विभवांतर का मान क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। यहाँ पर क्या था कि ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। लेकिन सेम डिफिनेशन वहां है, किया गया कार्य कितना वोल्ट हो जाएगा? 1। आ रहा बात समझ में? किया गया कार्य 1 जूल हो, कार्य जूल में ही मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। एम्पियर क्या है जी? एम्पियर लिखवाए है ना? क्या लिखवाए हैं? विद्युत धारा का ऐसा मात्रा। तो 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? तो यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में, कोई चालक पदार्थ उसे 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, किसी चालक पदार्थ से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो हम कह सकते हैं उस चालक से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। यानी 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होना चाहिए? 1 कूलम। 1 सेकेंड में 1 कूलम, तो हम कह सकते हैं कि उस चालक पदार्थ से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। अगर सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा था, ध्यान देना, अगर सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा जा रही है। यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 1 एम्पियर की धारा उस चालक पदार्थ से जा रही है। चलिए, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हम लोग नोट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम। कूलम किसके बराबर होता है? एम्पियर गुना सेकेंड के बराबर। कूलम किसके बराबर? एम्पियर गुना सेकेंड। 1 कूलम में आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? ठीक है। हाँ, एक सेकंड है, तो उसकी जगह पे 2 सेकंड होगा, तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, तो उसे भी हम 1 एम्पीयर नहीं, सेकेंड में 1 कूलम, 2 सेकेंड में 2 कूलम, अनुपात मिलना चाहिए। 2 सेकेंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा जा रही है। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम होना ही चाहिए, ठीक ना? सेकेंड में 1 कूलम। तुमको अगर खाना इतना है, इतना खिला देंगे तो सही रहेगा। घी खाना 1 चम्मच खा लेगी 1 किलो, ठीक रहेगा, है ना? तो आप जैसे कह रहे कोई वहाँ 2 कूलम आवेश प्रवाहित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब कहलाता है कोई 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, रेडी हैं? चलो देखो क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़े ना, विद्युत धारा, है ना? किसको कहते हैं विद्युत धारा? का डिफिनेशन क्या है?
आवेशों किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। देखिए मूर्ख आप हमें नहीं अपने आप को बना रहे हो अगर याद नहीं करते हो तो, ठीक है। ये आपकी भविष्य निर्धारित करेगी आपका, आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ाते हैं मत याद करो, उससे कुछ नहीं, पिटना तो छोड़ ही दिए ना, एग्जाम ले रहे हैं उसके वजह से थोड़ा सा सोचते हैं। एग्जाम के भी नाम पर अगर तैयारी करते हो तो चलो ठीक है, क्या पढ़ा रहे विद्युत धारा, कुछ नहीं बच्चा नहीं बता रहा है, शर्म की बात है। विद्युत धारा का डिफिनेशन भी इतना बार हम कम से कम उसको पढ़े होंगे। जब क्लास लेते हैं विद्युत धारा का डिफिनेशन एक बार तो जरूर हो जाता है, फिर भी अगर याद नहीं हो रहा है तो हमको क्या लोगे, अपने आप को जाएगा तुम्हारा। देखो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? परिपथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। विद्युत मतलब करंट यानी धारा, यानी जिस रास्ते से विद्युत धारा गुजरती है उस रास्ता को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। यानी विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है। यानी विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धारा जो है ना, लाइन, उसका प्रवाह हमेशा होते रहता है। अब यही विद्युत परिपथ आपको दिख रहा है वायर वाला, तो बताइए जब करंट है तब तक इसमें लगातार धारा प्रवाह होगा कि नहीं होगा? तो ये है लगातार प्रवाह होते रहता है। देखिए विद्युत धारा जब प्रवाह होता है तो कोई लाइन अगर जाता है, कोई तार वायर, ये मान लीजिए ये क्या है? वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हम उपकरण लगा दिए, ठीक है, मतलब सोर्स लगा दिए, विद्युत धारा जाने का ये एक सोर्स है। सोर्स ले लो, आपका करंट जाने के लिए ट्रांसफार्मर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सोर्स ले लो, मान ले यहाँ बैटरी हो गया, चलो बैटरी हम मान लेते हैं क्या है? बैटरी है। तो एक तरफ जहाँ प्लस बड़ा रहेगा वो प्लस होगा, छोटा वाला जो माइनस होगा, ठीक है। देखिए इस साइड में बड़ा परिपथ का रास्ता है और इस साइड में क्या है? छोटा है। तो ये जो है ये एक प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। ये एक बैटरी है, यहाँ से वायर गया और यहाँ से जब धारा जाएगी तो देखिए एक स्विच है, स्विच लगा हुआ, परिपथ में स्विच रहता है ना जी। अरे स्विच नहीं देखे, वही सब स्विच ना है। तो स्विच है, स्विच के बाद एक फ्यूज लगेगा। फ्यूज क्या काम करता है? जब परिपथ में धारा बहुत ज्यादा जाता है तो फ्यूज क्या हो जाता है? गल जाता है ना। आपके घर में फ्यूज लगल होगा ना, जब लाइन आता होगा तो फ्यूज लगा हुआ, तो फ्यूज ज्यादा लाइन आ गया तेज ना, तो फ्यूज क्या हो जाता है? गल जाता है। उसके बाद एक बल्ब लग गया, ये है विद्युत परिपथ। आ रहा बात समझ में? आगे है सेल। देखिए सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं? सेल जनरली आप समझ लो कि सेल आप कहाँ देखे हो? आप एवी रेडी बैटरी देखे हो? टॉर्च वगैरह में लगता है, रिमोट में आप लगाते हो बैटरी, जो उसको हम कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। वो बैटरी नहीं है, भले आप कहते होंगे कि बैटरी लाओ जाके, ये बैटरी नहीं, उसको कहते हैं सेल, वो एक सेल है। तो सेल क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। आ रहा बात समझ में? देखिए सेल जो है ना ये थोड़ा सा कमजोर होता है। सेल क्या होता है? थोड़ा कमजोर होता है, वो उतना विद्युत धारा जनरेट नहीं कर पाती जितना से हमारा घर का बल्ब जल जाए, है ना। वो उतना भर विद्युत धारा जनरेट करेगी कि छोटा सा एक बल्ब जल सके। जैसे आप उस बैटरी से आप एक 2-3 रुपया में, पहले 2 रुपया में बल्ब आता था छोटा, अभी भी आता है, वो बल्ब जला सकते हो, उससे जलता है ना, वो बल्ब उससे जला सकते हो। लेकिन हम कह दे कि पंखा चला दो तो चलेगा? वो सेल है। हाँ चलेगा कब? जब उस सेल को बहुत बड़ी मात्रा में जोड़ जोड़ के सेल से सेल को कनेक्ट करके एक बैटरी का निर्माण कर दोगे तब पंखा चल सकता है। यानी बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आ रही बात है? सेल क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा। और जब सेल बहुत सारे सेल को मिला देंगे तो एक बैटरी का निर्माण होगा जिससे हमारी घर का उपकरण चलेगा। सेलों का एक ऐसा समूह जो ऊर्जा को स्टोर करता है। सेल क्या करता है? सभी ऊर्जा को स्टोर करता है, जाम नहीं, जमा करता, स्टोर करना, और फिर रासायनिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करके डिस्चार्ज करता है, और रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देगा? बिजली में। और फिर उसके बाद आपको लाइन देगा, फिर डिस्चार्ज होगा।
अरे उस बैटरी से अगर लाइन निकल रहा है तो बैटरी हमेशा चलेगा कि डिस्चार्ज होता है, बैटरी खत्म होता है ना जी, तो खत्म हो जाएगा। तो ये समझो बैटरी है, ये इन्वर्टर का बैटरी ले लो, बैटरी हो गया है ना, तो बहुत सारे सेलों का इसमें समूह हो गया। या एक डिफिनेशन और हम निकाल सकते हैं कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं हम, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी। ये लिखने में अच्छा नहीं है, अब एग्जाम में आएगा तो ये लिख दोगे तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, मास्टर का मार दिया शॉर्ट। हम तो आपको ऐसे लिखे कि जब ये नहीं याद हो तब भी लिख सकते हैं। सेल क्या है, सेल एक ऐसा समूह है जो विद्युत जो ऊर्जा को स्टोर करता है और फिर रासायनिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है और उसे डिस्चार्ज करता है। बोले कोई दिक्कत है, देखिए अगर सेल का अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे सेल। देखिए एक ये सेल हो गया, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब बैटरी हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब ये हो गया प्लस माइनस सेलों का समूह को बहुत सारा सेल जोड़ देंगे, ये हो गया प्लस और एक तरफ माइनस, ये हो गया आपका बैटरी का सिंबल, और ऊपर हो गया सेल का सिंबल। ऊपर एक वो है सेल, देखो अब बहुत सारा सेल इसमें लग गया, ये क्या बन गया, बैटरी। अरे वह समझ में ये चीज होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एमीटर। एमीटर कौन कौन देखा है ये बताओ, एमीटर कौन कौन देखा है, एमीटर लगभग सब लोग देखा हुआ, सबके घर में लगा हुआ है। मीटर को ही एमीटर कहते हैं। वो मीटर, जो मीटर आपका घर के बाहर लगा हुआ है ना, वो एमीटर है। अच्छा उसका काम क्या है जी मीटर का, विद्युत धारा को मापना। आप कितना घर में लाइन जलाते हो, वही ना लास्ट में बिल निकालता है, कितना तू यूज किया है महीना। तो आपके घर की विद्युत धारा को नापता है कौन, एमीटर। कभी कभी गलतियों नाप देता है ना, 20-20 हजार रुपया बिल आ जाएगा एक महीना का। तो कभी गलतियों नाप देता है, तो गलती वो नहीं नापता, अगर उसमें कुछ इंटरनल फॉल्ट होता है तो गलत हो जाता है, और नहीं तो बिजली बिल निकालने वाला सब चंडाल से गलत कर देता है ना, ये होता है। तो विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, एमीटर। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अभी श्रेणी क्रम क्या है, थोड़ा सा अभी धैर्य रखेंगे, इसके बाद का जो क्लास होगा ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर ही होगा। श्रेणी क्रम को हम सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम को हम सीरीज में जोड़ते हैं। श्रेणी, हमारे घर का जो बिजली है ना वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। हमारे घर में जो उपकरण है, बल्ब लगा हुआ है, ये सब वो किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा यह होता है, नहीं सॉरी, हमारे घर का जो उपकरण है वो समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में नहीं। श्रेणी क्रम में यह होता है कि एक बल्ब अगर बुझ गया तो जितना बल्ब है ना सब बुझ जाएगा। एक बल्ब फॉल्ट हुआ तो कोई बल्ब नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ना, ये श्रेणी क्रम में होता है। या सूरज बत्ती देके वो श्रेणी क्रम में रहता है, एक बल्बा बुतेगा तो कोई बल्बे नहीं जलता है। अरे बात समझ में, तो ये श्रेणी क्रम है, यानी सीरीज बाय सीरीज जोड़ना। लेकिन समांतर क्रम एक होता है, वह क्या होता है ना कि सीरीज बाय सीरीज नहीं होता है, एक जगह से सोर्स उठाता है और एक को जुड़ता है। तो जब एक खराब होता है तो 3 गो बढ़ते रहता है, 4 गो, जितना उपकरण है वो चलते रहेगा, वो समांतर क्रम। इसके बारे में विशेष बताएंगे आगे का क्लास में, है ना। तो श्रेणी पहले समझ लो, एमीटर विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति है, इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। एमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा। चलिए अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहाँ देखे हो, एमीटर तो मीटर में देखा है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी होता है, किसी किसी के घर में रहता होगा, सबके घर में नहीं, किसी किसी के। जो राजा राजा है उसके घर में रहता होगा, गरीब वाला के नहीं रहता होगा घर में। देखा है वोल्ट मीटर, है। अब समझो कि राजा के घर में है, गरीब गरीब वाला बेचारा वो कहाँ से वोल्ट मीटर लगाएगा। समरसेबुल लगाए हो, है समरसेबुल, है ना। समरसेबुल का जो स्टार्टर होता है ना, उस पर आपको एक मीटर टाइप का बना हुआ रहता होगा, आप देखे होंगे, ठीक है। जो पाठ्यांक रहता होगा और कांटा लगा रहता होगा, है ना। ये क्या मापता है, विभवांतर को मापता है। या
आप स्टेबलाइजर तो सबके घर में होगा ना, स्टेबलाइजर में भी वो जो है ना विद्युत धारा के विभवांतर को मापने का काम करता है, वो है क्या है, वोल्टमीटर। ठीक है, तो वोल्टमीटर दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते, मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। विभवांतर भी कहते थे ना, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और वही चीज है कि दो विभवों के बीच के अंतर को क्या, अंतर मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, विभवांतर, वोल्टमीटर। तो सुनिए, सबसे पहले क्या है कि दो विभवों के बीच के अंतर यानी विभवांतर मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। सुनिए, धारा मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, एमीटर, और विभवांतर मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। जो विद्युत धारा को मापता है उसको एमीटर, और जो विभवांतर को मापता है उसको वोल्टमीटर कहते हैं। किसी को दिक्कत है अभी, समझ में आ रहा है? चलो, अब एकदम इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए, किसको, वोल्टमीटर को। अब दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो एकदम एमवीवीआई क्वेश्चन है, अभी दोनों में अंतर पूछेगा कि बताइए एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, ये बताना है। तो अंतर हमें यहीं से पता चल गया कुछ, क्या, दो को तो अंतर चल गया कि विद्युत धारा मापने वाले युक्ति को एमीटर कहते हैं और विभवांतर मापने वाले युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। यानी इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली क्या मापी जाती है, धारा, और इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के क्या मापा जाता है, विभवांतर। एक से धारा मापा जाता है और एक से विभवांतर। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। बोले कोई दिक्कत? आगे है, इसका प्रतिरोध कम होता है, यानी एमीटर प्रतिरोध, क्या नया नया चीज मिल रहा है सुनने को, प्रतिरोध है वो आया जो अभी तक शायद हम लोग नहीं पढ़े हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध देखिए क्या होता है, अगर इस वायर है ना, ये मान ले तार है, इसमें लाइन जा रहा है, ठीक है, अगर इसमें एक प्रतिरोध लगा दिए और ज्यादा शक्तिशाली अगर प्रतिरोध है तो धारा कम जाएगा, यानी लाइन कम जाएगा। अगर प्रतिरोध कमजोर है तो धारा ज्यादा जाएगा, यानी धारा प्रतिरोध का, धारा का दुश्मन है कौन, प्रतिरोध। विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट पैदा करे उसको कहते हैं प्रतिरोध। समझ में आया प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के जो रास्ता है ना, विद्युत धारा जा रहा है, अब मजबूत प्रतिरोध लगल है तो धारा कम जाएगा, और धारा जा रही है और कमजोर प्रतिरोध है तो धारा कहेगा कि हम खूब जाएंगे, यानी रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध। तो इस श्रेणी का जो एमीटर है इसका प्रतिरोध कम होता है, तो बताइए प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, ज्यादा। अब प्रतिरोध जब अत्यधिक होगा तो धारा कम जाएगा कि ज्यादा, कम। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम है, इसमें धारा का प्रवाह कम, सॉरी, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक है, इसमें धारा का प्रवाह कम होता है, और एमीटर का प्रतिरोध कम है, उसका धारा का प्रवाह ज्यादा होता है। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है ना? चलो।